Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I am here with another video lecture. My lecture number is 38 for inter part 1 जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं. In the previous lecture we have started the third biological molecule जो कि हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इससे पहले हम लोग स्टडी कर चुके हैं अबाउट वाटर जो कि एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है और बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ रिएक्शंस कंप्लीट करने के लिए, बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ जो रिएक्शंस हो रहे हैं जैसे कि रिस्पायरेशन वगैरह, उसके अंदर वाटर उनको एक्वस मीडियम की ज़रूरत है टू कंप्लीट. इसी तरह से वो एंजाइम्स जो कि इन रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं उनको भी एक्वस मीडियम की ज़रूरत है, उनको वाटर की ज़रूरत है ताकि वो अपने एक्शन को कंप्लीट कर सकें. So we know that water is an important material, water is an important biological molecule जो कि हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है. सिमिलरली हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में स्टडी किया था. कार्बोहाइड्रेट्स दैट आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रेटेड कार्बन्स हैं, वो एनर्जी रिजर्वायर्स हैं, एनर्जी सोर्सेज हैं हमारी बॉडी के लिए. प्लांट्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और फिर हमारी बॉडी तक जब पहुंचते हैं तो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंट डिवीजन्स ऑफ या डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात की थी. मोनोसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स और ओलिगोसेकेराइड्स के बारे में बात की थी और इनकी इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश की थी. अब जो हम बात कर रहे हैं लिपिड्स की, तो लिपिड्स के जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसमें मैं आपको बता चुकी हूँ कि लिपिड्स जो हैं दीज आर द कंपाउंड्स रिलेटेड टू फैटी एसिड, वाटर के अंदर इंसोल्यूबल होते हैं और चूँकि इनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के जो बॉन्ड्स हैं उनकी प्रोपोर्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं और देयर इज़ वेरी लो प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन. इस वजह से इनके अंदर जो एनर्जी रिज़र्व होती है, इनके अंदर जो एनर्जी स्टोर करने की एबिलिटी होती है वो कार्बन से 2 गुना ज़्यादा होती है, यानी कि कार्बन से डबल होती है. इसके अलावा मैंने जैसे कि बताया कि लिपिड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर, तो वो चूँकि वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होंगे, वाटर के अंदर हल नहीं हो सकते, तो दैट इज़ वाई दे कैन बी यूज्ड टू मेक द स्ट्रक्चरल मटेरियल्स. तो ये हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चरल मटेरियल्स को बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अब हम लोग बात करेंगे डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लिपिड्स के बारे में, कि हम लोगों ने कहा था कि लिपिड्स को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं एसाइल ग्लिसरोल्स में, वैक्सेस, फॉस्फोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स और टर्पिनॉइड्स में. तो ये इंपॉर्टेंट डिवीजन्स हैं, इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस हैं लिपिड्स की, और उसमें से हम लोग आज के लेक्चर में स्टार्ट कर रहे हैं एसाइल ग्लिसरोल्स के बारे में कि व्हाट आर द एसाइल ग्लिसरोल्स, कहाँ पे हमारी बॉडी में पाए जाते हैं और क्यों इतने इंपॉर्टेंट हैं. अगर एसाइल ग्लिसरॉल की बात करते हैं तो एसाइल ग्लिसरॉल इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 मेन मटेरियल. इसके नेम से है, पहला है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल और साथ में फैटी एसिड से मिलके बना होता है एसाइल ग्लिसरॉल. सो व्हेन द फैटी एसिड्स आर कंबाइंड विद द ग्लिसरॉल्स, इसको हम लोग कहते हैं कि दीज आर कॉल्ड एज एसाइल ग्लिसरॉल्स. एसाइल ग्लिसरॉल में अगर हम लोग देखते हैं, जो मोस्ट वाइडली स्प्रेड एसाइल ग्लिसरॉल है, जो बहुत कॉमन पाया जाता है, इसको दैट इज़ ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, जिसके अंदर 3 फैटी एसिड्स ने बॉन्ड बनाया हुआ है. ट्राई मीन्स 3, तो यहाँ पे 3 फैटी एसिड्स ने बॉन्ड बनाया होता है, उसको कहते ग्लिसरॉल के साथ, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल. ये ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल को हम लोग ट्राई ग्लिसराइड्स भी कह सकते हैं. दीज आर द नेम्स फॉर द सेम कंपाउंड्स, या फिर इनको न्यूट्रल लिपिड्स के नाम से भी जाना जाता है. तो ये आउट ऑफ द ग्लिसरॉल्स जो मोस्ट कॉमन, मोस्ट वाइडली स्प्रेड जो लिपिड्स पाए जाते हैं, दोज आर दी ट्राईसाइल ग्लिसरॉल. ट्राई मीन्स इसके अंदर 3 फैटी एसिड्स ने बॉन्ड बनाया होगा एक ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल के साथ. इनको हम लोग ट्राईग्लिसराइड्स भी कहते हैं और इसके अलावा इनको न्यूट्रल लिपिड्स भी कहा जाता है. केमिकल इनकी बात करें तो जो एसाइल ग्लिसरॉल्स हैं इनको हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं. हमने कहा कि एसाइल ग्लिसरॉल्स आर मेड अप ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड. तो हम लोग अगर केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से इनकी बात करते हैं तो वी कैन से कि जो एसाइल ग्लिसरॉल्स हैं उनको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल. फैटी एसिड और अल्कोहल के जो एस्टर्स बनते हैं उनको हम लोग एसाइल ग्लिसरॉल्स का नाम दे देते हैं. तो
हम अभी तक क्या समझे हैं एसाइल ग्लिसरॉल के बारे में कि एसाइल ग्लिसरॉल वो कंपाउंड्स हैं लिपिड्स के, वो क्लास है जिसके अंदर ग्लिसरॉल और फैटी एसिड एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। द एसाइल ग्लिसरॉल द कंपोज्ड ऑफ एसाइल ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। इनमें से जो मोस्ट वाइडली स्प्रेड जो ग्लिसरॉल है एसाइल ग्लिसरॉल है दैट इज़ ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, जिसको ट्राईग्लिसराइड का नाम भी दिया जाता है और इसको न्यूट्रल लिपिड का नाम भी दिया जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग केमिकली इनको डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं तो केमिकली उनके फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से अगर हम इनको डिफ़ाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो एसाइल ग्लिसरॉल्स हैं इनको डिफ़ाइन किया जा सकता है एज एन एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। फैटी एसिड और अल्कोहल का जब एस्टर्स बनते हैं तो उसको हम लोग एसाइल ग्लिसरॉल कहेंगे। अब एस्टर क्या है? Ester is a compound product as a result of chemical reaction of an alcohol with an acid and a water molecule is released. Ester क्या है कि जब केमिकल रिएक्शन होता है अल्कोहल का वाटर के साथ और एसिड के साथ, तो सॉरी जब केमिकल रिएक्शन होता है अल्कोहल का किसी भी एसिड के साथ तो तब एक एस्टर बनता है और एक वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। तो वो जो एस्टर होता है उसको हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि दैट एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। सो लेट अस सी कि किस तरह से फैटी एसिड और अल्कोहल का ये एस्टर्स बन सकते हैं। हम इस केमिकल रिएक्शन को देखते हैं कि जब एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल एक एसिड के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। हम लोग यहाँ पे अल्कोहल ले लेते हैं इथाइल अल्कोहल दैट इज C2H5OH। इसका जब रिएक्शन होगा एक एसिड के साथ, एसिड हम लोग कौन सा लेते हैं? एसिटिक एसिड ले लेते हैं COOCH3। ये हो गया हमारे पास एसिटिक एसिड, ये हो गया हमारे पास इथाइल अल्कोहल। तो जब एक अल्कोहल का एक एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो इस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में एक तो वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा, उसके अलावा यहाँ से OH और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिलीज होके HCOOCH3 यहाँ पे इस तरह से, या द हाइड्रोजन फ्रॉम दिस साइड एंड हाइड्रोक्साइड ग्रुप फ्रॉम दिस साइड, ये दोनों मिलके वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज कर देते हैं। और बकाया जो हमारे पास बचेगा वो क्या था? C2H5OCO CH3। तो ये जो मॉलिक्यूल हमारे पास बना है इसको हम लोग कहते हैं एस्टर। ये कब बनता है? व्हेन देयर इज अ रिएक्शन बिटवीन द इथाइल बिटवीन एन अल्कोहल एंड बिटवीन द एसिड। तो यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिया इस रिएक्शन को एस्टर की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए, इस एग्जांपल में हम लोगों ने इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन करवाया है एसिटिक एसिड के साथ। एसिटिक एसिड का हाइड्रोजन और इथाइल अल्कोहल का हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक दूसरे के साथ मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बना देते हैं और बकाया जो दोनों कंपाउंड्स होंगे वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के जो मॉलिक्यूल बनाते हैं दैट इज कॉल्ड एज एन एस्टर। एज इंडिकेटेड बाय डॉटेड स्क्वायर्स, जो OH है इट इज रिलीज फ्रॉम अल्कोहल एंड H इज रिलीज फ्रॉम द एसिड। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ जो वाटर मॉलिक्यूल बनेगा उसमें से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जाएगा अल्कोहल की तरफ से और हाइड्रोजन जो एटम है जो वाटर के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ कंबाइन करेगा इट इज फ्रॉम द एसिड। फैटी एसिड्स जो हैं दे आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। हम लोग ट्राइग्लिसराइड की बात करते हैं या ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल की बात करते हैं तो मैंने कहा था कि ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल क्या है? जिसके अंदर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड्स ने एक ही ग्लिसरॉल के साथ जब बॉन्ड बनाते हैं उसके साथ रिएक्शन देते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। अब हम ये रिएक्शन भी देख लेते हैं कि किस तरह से 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स एक ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे और एस्टर बॉन्ड बनाएंगे by the release of water molecules और जो resulting product हमारे पास आएगा that is called as a triacyl glycerol। तो सबसे पहले हम एक ग्लिसरॉल का फार्मूला लिख लेते हैं in order to understand it completely। we have the formula of hydroxyl group on this side, इसी तरह से hydroxyl group on this side and then
हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन दिस साइड। ये जो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज ग्लिसरॉल। ये एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है। तो जब ट्राइसाइल ग्लिसरॉल बनना है, इसका मतलब है कि 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल इसके साथ रिएक्ट करेंगे। तो पहला मॉलिक्यूल हम लोग जनरल यहाँ पे रिएक्शन देख रहे हैं। क्योंकि 3 एसिड के मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन की बात हो रही है, तो हम लोग 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं कि वो किस तरह से बॉन्ड बना रहे हैं। तो इनका जब आपस में रिएक्शन होगा तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप विल गो फ्रॉम दिस ग्लिसरॉल। ये अल्कोहल है, इसके अंदर से ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जाएगा, और जो एसिड है यहाँ पे ट्राइसाइल, ये जो फैटी एसिड्स हैं, इनके अंदर से हाइड्रोजन का एटम जाएगा। पहला वाटर का मॉलिक्यूल बना, इसी तरह से यहाँ से दूसरा हाइड्रोजन का एटम जाएगा एसिड से, और ग्लिसरॉल से जाएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और इसी तरह थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ एसिड में से जाएगा हाइड्रोजन ग्रुप, और एक ही ग्लिसरॉल के एटम मॉलिक्यूल में से जाएंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप सॉरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर रिलीज्ड। तो इसका जब रिएक्शन होगा तो एक तो एस्टर बनेगा जो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, प्लस यहाँ पे 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स रिलीज हुए हैं। जितने रिएक्शन हुए हैं, जितने मॉलिक्यूल्स फैटी एसिड के ग्लिसरॉल के साथ अटैच होंगे, कंबाइन होंगे, उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं। इस रिएक्शन को कैरी ऑन करने के लिए एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है। हम इस लेवल में अभी ये नहीं देखेंगे कि कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं, बस आपने ये देखना है कि ये रिएक्शन एंजाइम के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकता। अब क्या है, यहाँ पे हमारे पास रह गया है ऑक्सीजन एटम, और इसके पास एक एक बॉन्ड की जगह है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम इसके पास से चला गया है। इसके पास एक बॉन्ड एम्प्टी है, एक इलेक्ट्रॉन अकेला है, उसको बॉन्ड बनाने की ज़रूरत है तीनों ऑक्सीजन्स को यहाँ पे। और यहाँ पे भी जो तीनों कार्बन्स हैं, इनका एक एक बॉन्ड अब एम्प्टी हो गया, इनके पास स्पेस अवेलेबल है, बिकॉज इनके पास से हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव हो गया है तीनों कार्बन के पास से। सो व्हाट विल हैपन नाउ कि यहाँ से ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और ये बॉन्ड जो होता है दैट इज बाय ड्यू टू द रिलीज ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज एस्टर बॉन्ड। रिएक्शन किस तरह जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी क्योंकि ट्राइग्लिसरॉल है, यानी कि ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल है, यानी कि यहाँ पे 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं। ये तो थे फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे अगर हम इनके ऑक्सीजन को देखते हैं तो इनकी ऑक्सीजन के पास एक एक बॉन्ड की स्पेस अवेलेबल है। इस साइड पे देखें तो कार्बन के हर एक कार्बन के पास एक एक बॉन्ड की स्पेस अवेलेबल है। तो कार्बन विल अटैच एंड मेक द बॉन्ड, और इस तरह से ये एक दूसरे के साथ दोनों मॉलिक्यूल अटैच होके अपने अपना जो बॉन्ड है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये जो बॉन्ड बनता है, ये जो पूरा मॉलिक्यूल बनता है, इसे हम लोग कहेंगे ट्राई, क्योंकि 3 है, ट्राई मीन्स 3, 1 2 3। इसाइल जो एसिड से बने हैं ग्लिसरॉल्स, जिसे हम लोग ट्राइग्लिसराइड्स भी कहते हैं या फिर न्यूट्रल लिपिड्स भी कहते हैं। यहाँ पे अपने माइंड में क्या बात रखनी है कि ये जो बॉन्ड है बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन इन ईच मॉलिक्यूल, इन एवरी बॉन्ड, इस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं, दिस बॉन्ड इज नोन एज एस्टर बॉन्ड। इस बॉन्ड को एस्टर बॉन्ड का नाम दिया जाता है। और इस तरह से रिएक्शन होगा बिटवीन द एसिड एंड बिटवीन द अल्कोहल, और जो मॉलिक्यूल बनेगा वो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल कहलाएगा। और क्योंकि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, तो दैट इज़ वाई जो बॉन्ड यहाँ पे बनेगा दैट विल बी एस्टर बॉन्ड। फैटी एसिड्स की अगर हम लोग बात करते हैं, जो यहाँ पे हमारे पास फैटी एसिड प्रेजेंट है, मैंने पहले ही बताया था कि एक जनरल रिएक्शन है, ये आर की जगह पे कोई भी ग्रुप आके अटैच हो सकता है। सो इट कंटेन्स इवन नंबर्स ऑफ कार्बन एटम्स। इसके अंदर जो भी ग्रुप आके अटैच होगा वो इतना होना चाहिए कि ये कार्बन नंबर 1 है, इसके साथ जितने भी और कार्बन आए तो टोटल जो कार्बन का नंबर है वो हमेशा इवन नंबर होना चाहिए, और हमेशा ये स्ट्रेट चेन में रहते हैं, यहाँ पे कोई भी ब्रांचेस प्रेजेंट नहीं होती। दे आर अटैच्ड विद हाइड्रोजन एंड हैव एन एसिडिक ग्रुप COOH, यानी कि ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसका हमेशा प्रेजेंट होना ज़रूरी है। और आर की जगह पे कोई भी कार्बन आ सकता है, लेकिन शर्त क्या है कि इतने कार्बन नंबर आके अटैच हों कि ओवरऑल जो टोटल पूरे मॉलिक्यूल के कार्बन नंबर्स हैं वो हमेशा इवन ही रहें। तो यहाँ पे
हम लोग देख रहे हैं कि दो कंडीशन है फैटी एसिड की। पहले हमने कह दिया कि कार्बन के नंबर इवन होने चाहिए। सेकेंडली हर एक मॉलिक्यूल के अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है कि अब ये फैटी एसिड जो हैं ये मुख्तलिफ हो सकते हैं, हो सकता है कि इनके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट ना हो। हम इनकी कंडीशंस के बारे में देख लेते हैं। जी, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे कार्बन हो सकते हैं इवन नंबर के। फैटी एसिड्स की बात हो रही है तो कार्बन हमेशा इवन नंबर में होने चाहिए, और कार्बन का नंबर वेरी कर सकता है फ्रॉम 2 टू 30। 2 से 30 के बीच में इतने कार्बन नंबर आके अटैच हो कि वो वेरी करे, मतलब वो इवन नंबर रहे। पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये स्ट्रेट चेन में होने चाहिए, इनके अंदर कोई भी ब्रांचेस प्रेजेंट नहीं है। ये स्ट्रेट चेन में ही कार्बन एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हर एक मॉलिक्यूल के अंदर जो हमारे पास एसिडिक ग्रुप है जिसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, वो ग्रुप का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज ये फैटी एसिड नहीं कहलाएंगे। ये सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच का होना ज़रूरी है। हो सकता है इनके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट ना हो, यानी कि ये हो सकता है टोटली सैचुरेटेड हों, जितने भी कार्बन की वैलेंसीज हैं वो सिंगल बॉन्ड से फिल अप हुई हों, या हो सकता है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अप टू 6 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो। तो इस सूरत हाल में ये अनसैचुरेटेड हो सकते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इन फैटी एसिड्स के अंदर 6 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। या तो वो पूरा मॉलिक्यूल फैटी एसिड का सैचुरेटेड होगा, उसके अंदर एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा, या फिर अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं तो वो मैक्सिमम 6 हो सकते हैं। 1 से लेकर 6 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। तो उस सूरत हाल में हम लोग फैटी एसिड को अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहेंगे। अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के अंदर जो फैटी एसिड्स हैं वो स्ट्रेट चेन्स में होते हैं, जबकि जो प्लांट्स की अगर बात करते हैं तो प्लांट्स के अंदर जो फैटी एसिड्स हैं वो रिंग्स भी बना सकते हैं या फिर ब्रांचेस भी बना सकते हैं। तो ये जो रिंग्स बनती है इट इज़ फॉर द केस ऑफ द प्लांट्स, जबकि जो स्ट्रेट चेन्स है इट इज़ फॉर द केस ऑफ द एनिमल्स। एनिमल्स की बॉडी के अंदर जो ये फैटी एसिड पाए जाते हैं वो स्ट्रेट चेन में होंगे, जबकि प्लांट्स के अंदर ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और रिंग भी हो सकते हैं। Solubility of fatty acid in organic solvent and their melting point, it increases with the increase of the number of carbon atom. जितना ज़्यादा कार्बन एटम इंक्रीज होता चला जाएगा चेन के अंदर, मॉलिक्यूल उतना ही साइज़ में बिग होना शुरू हो जाएगा। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल साइज़ में बिग होगा उसकी वाटर की अंदर सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। दूसरा, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा। सो इट डिपेंड्स कि कार्बन का नंबर कितना होगा किसी भी फैटी एसिड के अंदर, उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा उस फैटी एसिड का मेल्टिंग पॉइंट भी, और उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो फैटी एसिड कितना वाटर के अंदर सोल्यूबल है। अब हम लोग अगर एक एग्जांपल लेते हैं पाल्मिटिक एसिड की। पाल्मिटिक एसिड क्या है? It is an acid containing carbon 16. It have 16 carbon atoms. अगर इसकी बात करते हैं तो it is much more soluble in organic solvent and much less soluble in water. वाटर के अंदर बहुत कम soluble होगा as compared to butyric acid. butyric acid क्या है? वो एसिड है जिसके अंदर 4 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। सो व्हेन वी कंपेयर बोथ ऑफ दीज, तो पाल्मिटिक एसिड की सोल्यूबिलिटी वाटर के अंदर बहुत कम होती है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर इसकी सोल्यूबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसका मॉलिक्यूलर साइज़ बहुत बड़ा होता है, मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। जबकि ब्यूटारिक एसिड की बात करते हैं, इसकी वाटर के अंदर सोल्यूबिलिटी फेयरली सोल्यूबल है, जबकि इसकी जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी पाल्मिटिक एसिड की है। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई नहीं है। जो अगर मेल्टिंग पॉइंट्स की बात करते हैं पाल्मिटिक एसिड के केस में, जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज़ 63.1 डिग्री सेल्सियस इन द केस ऑफ पाल्मिटिक एसिड, जिसके अंदर 16 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं। जबकि जो स्मॉलर मॉलिक्यूल है ब्यूटारिक एसिड का, जिसके अंदर 4 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है दैट इज़ -8 डिग्री सेल्सियस। तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होगा उनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, जबकि वो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होगा उनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत कम होगा। अब वो फैट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फैट्स जो हैं दो सूरतों में एग्जिस्ट कर सकते हैं, या तो वो सैचुरेटेड फॉर्म में होंगे या फिर अनसैचुरेटेड फॉर्म में होंगे।
वो फैट्स जो कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहेंगे। ये जो अनसैचुरेटेड हैं अगर इनको रूम टेम्परेचर पे देखेंगे तो ये लिक्विड होंगे, इनके अंदर बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। जबकि इनको हम लोग जो ये लिक्विड फैटी एसिड्स हैं, फैट्स हैं, इनको हम लोग ऑयल्स का नाम देते हैं, जैसे कि वेजिटेबल ऑयल वगैरह। ये वो फैट्स हैं जो कि अनसैचुरेटेड हैं, उनके अंदर डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, लिक्विड होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे। जबकि वो फैट्स जिनके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, यानी कि दिस कैटेगरी ऑफ फैट्स, उनके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, कार्बन की तमाम वैलेंसीज फिल्ड अप हैं सिंगल बॉन्ड से, ये जो फैट्स होते हैं ये सॉलिड होंगे रूम टेम्परेचर पे। तो ये जो एनिमल फैट्स होते हैं वो एक्चुअली सॉलिड होते हैं एट द रूम टेम्परेचर बिकॉज दे आर सैचुरेटेड, वेयर एज मोस्ट ऑफ द प्लांट फैट्स आर लिक्विड क्योंकि वो अनसैचुरेटेड होते हैं। फैट्स और ऑयल की दोनों की बात करते हैं, बोथ ऑफ दीज आर लाइटर देन वेट। अगर हम इनकी डेंसिटी की बात करें, इनका डेंसिटी वाटर से बहुत ज़्यादा कम होती है और इनकी जो ग्रेविटी है दैट इज़ 0.8। दे आर नॉट क्रिस्टलाइन, इनके अंदर कोई भी क्रिस्टल्स नहीं बनते हैं, बट सम कैन बी क्रिस्टलाइज्ड अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। कुछ फैट्स को हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, स्पेसिफिक कंडीशंस प्रोवाइड करके उनको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। सो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द फैट्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हमारे पास यहाँ पे बेसिकली दो मेन डिफरेंसेस हैं कि वो फैट्स जो कि एनिमल से हासिल होते हैं वो स्ट्रेट चेन फैट्स होते हैं, वो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं और सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। इसी तरह से वो फैट्स जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं वो रिंग्स फॉर्म में हो सकते हैं या फिर ब्रांच्ड फॉर्म में हो सकते हैं। वो उनके अंदर से अनसैचुरेशन होती है, अप टू 6 डबल बॉन्ड इनके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं और रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो ये हमारे पास दो मेन डिफरेंसेस हैं जो कि एनिमल फैट्स और प्लांट्स फैट्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। लेकिन अगर हम इनकी सेम चीज़ देखें तो बोथ ऑफ देम हैव लोअर डेंसिटीज दैन वाटर और इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी is 0.8. Both of these they are non-crystalline but in some specific situations they can be crystallized. इनके अंदर कार्बन नंबर हमेशा इवन होना चाहिए 2 से 30। इनके अंदर एसिडिक ग्रुप होना चाहिए सी डबल बॉन्ड ओ एच का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दोनों के अंदर एक और प्रॉपर्टी क्या सेम है कि वो फैट्स चाहे वो प्लांट से हैं चाहे वो एनिमल से हैं, जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा उनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, उनकी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर डिज़ोल्व होने की कैपेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। जबकि वो फैट्स जिनका कार्बन नंबर लो होगा उनका मॉलिक्यूलर नंबर भी, मॉलिक्यूलर वेट भी लो होगा और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होगा और वो ज़्यादा वो वाटर के अंदर समवट सोल्यूबल हैं एज़ कम्पेयर टू हायर मेल्टिंग पॉइंट्स। यहाँ तक बात हो गई है फैट्स के बारे में स्टडी करने के लिए। अब हम लोग बात करेंगे कुछ एग्जांपल्स की। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग एसिटिक एसिड की, ब्यूटारिक एसिड की, पामेटिक एसिड की और ओलिक एसिड की, और देखेंगे इनके अंदर किस तरह से कार्बन एडजस्टेड हैं। हमने यहाँ पे अपने माइंड में यह बात रखनी है कि जो भी फैट्स हैं उनके अंदर कार्बन इस तरह से प्रेजेंट होते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन वो जो आर ग्रुप में है और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन एटम है मिला के वो हमेशा इवन नंबर में रहे, ऑड नंबर में ना आए। सो लेट अस सी एट सम ऑफ द एग्जांपल्स। सबसे पहली एग्जांपल है हमारे पास एसिटिक एसिड की। एसिटिक एसिड की तो अभी भी मैंने आपको पहले भी जब मैं इसका रिएक्शन समझा रही थी आई रोट द नंबर। एसिटिक एसिड की एग्जांपल क्या है हमारे पास, CH3 COOH। यहाँ पे अगर हम लोग कार्बन एटम्स को देखते हैं तो कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2। सो यहाँ पे हमारे पास कार्बन एटम कितना है, 2। नेक्स्ट एग्जांपल है थोड़ा सा, ये बहुत स्मॉलर मॉलिक्यूल है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत लो होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वाटर के अंदर फेयरली सोल्यूबल होगा। अब हम ज़रा हायर मॉलिक्यूल की तरफ चलते हैं, दैट इज़ ब्यूटारिक एसिड। जैसे कि मैंने पहले भी लिखा, ब्यूटारिक एसिड कौन सा है, ये वो फैटी एसिड है जिसके अंदर नंबर ऑफ जो कार्बन एटम्स हैं वो 4 होंगे। तो हम लोग अगर इसको लिखते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 COOH। यहाँ पे जो कार्बन नंबर है, कार्बन एटम नंबर 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे टोटली 4 एटम्स हैं। सो एसिटिक एसिड जो है ये वो एसिड है
जिसके अंदर टोटल 2 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, बहुत स्मॉल है, इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम है। जबकि ब्यूटारिक एसिड क्या है, ये वो एसिड है जिसका अंदर 4 कार्बन एटम्स हैं। इसी तरह हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, दैट इज पाल्मिटिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड जो है ये बिगर मॉलिक्यूल है, हैविंग 16 कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन इट। इसके अंदर 16 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो दैट इज CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये हमारे पास पाल्मिटिक एसिड की एग्जांपल है जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होने चाहिए, 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो जैसे जैसे हम लोग हायर मॉलिक्यूल्स की तरफ जा रहे हैं, इनका नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ईच मॉलिक्यूल इज इंक्रीजिंग। और यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे ओलिक एसिड की। ओलिक एसिड, अभी तक हम लोगों ने जितने भी मॉलिक्यूल्स देखे हैं जिसमें एसिटिक एसिड है, पाल्मिटिक एसिड है और ब्यूटारिक एसिड है, ये तमाम के तमाम एसिड जो थे वो सैचुरेटेड थे, यानी कि इसके अंदर कार्बन की जितनी भी वैलेंसीज थी वो फिल्ड अप थी बाय द सिंगल बॉन्ड। लेकिन ये जो ओलिक एसिड है ये अनसैचुरेटेड है क्योंकि इसके अंदर कार्बन नंबर 9 और कार्बन नंबर 10 के दरमियान में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। सो इसका अगर स्ट्रक्चर देखते हैं, इसके अंदर टोटली 18 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होने चाहिए। तो आप देख रहे हैं हम लोग जितने भी एग्जांपल ले रहे हैं उन सब के अंदर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है, बिकॉज फैट्स के अंदर कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है जिसके अंदर ऑड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हों, ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट हों। सो यहाँ पे ये कार्बन नंबर 9 और कार्बन नंबर 10 के दरमियान में डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे अगर कार्बन एटम्स का नंबर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and 18। तो यहाँ पे अगर कार्बन एटम्स का नंबर देखा जाए तो इन द एसिटिक एसिड देयर आर 2 कार्बन एटम्स, ब्यूटारिक एसिड में 4 है, पाल्मिटिक एसिड में 16 है और ओलिक एसिड में 18 है। एसिटिक, ब्यूटारिक और पाल्मिटिक एसिड तीनों जो हैं ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि सैचुरेटेड हैं, जबकि ओलिक एसिड इज़ एन अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है अबाउट दी एसाइल ग्लिसरोल्स, जिसके अंदर हम लोग फैट्स की बात करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से जब फैटी एसिड्स अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं और एसाइल ग्लिसरोल्स बनाते हैं। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आई हो। अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो वी कैन डिस्कस इन द कमेंट सेक्शन। आई एम हियर टू हेल्प यू आउट एंड सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।